तो सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए क्या है? सबसे पहले तो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे डबल हेलिकल भी कौन सा वाला है? अल्फा हेलिक्स मॉडल है। अल्फा हेलिक्स मॉडल मोस्ट कॉमन मॉडल होता है, जिसको हम राइट हैंड टर्न भी बोलते हैं। सेकंड आता है कि जो दो स्ट्रैंड बनते हैं डीएनए के, वो फॉस्फेट शुगर इस तरह से रहेंगे। दूसरा वाला क्या रहेगा? फॉस्फेट शुगर, ये इस तरह से रहेगा। फिर ये दोनों एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। एंटी पैरेलल टू ईच अदर का मतलब हो गया कि वन इज 3 to 5 एंड है, तो दूसरा 5 to 3 प्राइम रहेगा, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये तो हो गए बैकबोन। अब बैकबोन के साथ नाइट्रोजनस बेसेस जो अटैच है, दे आर परपेंडिकुलर टू दिस, यानी ये अगर ऐसे जा रहा है तो नाइट्रोजनस बेस इसके परपेंडिकुलर अटैच, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर ना, 90 डिग्री के एंगल पर। तो नाइट्रोजनस बेसेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन। ओके, तो ये भी सेलिएंट फीचर हो गया। फोर्थ फीचर आ गया बच्चा कि ऑलवेज प्यूरिन combined with pyrimidine और मैम एक बताना मैम, बैकबोन किस? बच्चा जो बैकबोन है ना, देखो ये दो स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड्स कहलाएंगे बैकबोन। ये बैकबोन किसकी बनी है? फास्फोरस शुगर। ऐसे ही इसका उल्टा जाएगा, फास्फोरस शुगर। बैकबोन आर मेड अप ऑफ फास्फोरस एंड शुगर। फिर अपन ने बोला नाइट्रोजनस बेस कहाँ है? तो नाइट्रोजनस बेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, यानी ये बैकबोन है तो इसके परपेंडिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट, ऐसे। यानी यहाँ एडेनिन अटैच होगा तो इधर थाइमिन, इधर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन, इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन, इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन, एंड एडेनिन है तो, यानी ऑलवेज वन प्यूरिन कंबाइन विथ अदर पाइरिमिडिन और वाइस वर्सा, कि प्यूरिन और पाइरिमिडिन या फिर पाइरिमिडिन और प्यूरिन। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, एडेनिन combine with thymine by double hydrogen bond. Adenine combine with thymine by double hydrogen bond, while cytosine combine with guanine और vice versa by triple hydrogen. ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर दिया, और अभी और भी जाएगा। मैं इसको रब कर दूं बच्चा? यस मैम। ओके, यस। ये ओके बच्चा, तो ये तो हुआ इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग लेते हैं कि इन्होंने उसका डीएनए के स्ट्रक्चर का मेजरमेंट भी लिया कि भाई कितने डिस्टेंस अपार्ट है एक दूसरे से, या नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें। अब डीएनए का मैं जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगी बच्चा अल्फा हेलिक्स का, तो उससे पहले एक बेसिक मैं बना रही हूँ, ये वाला एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड एज द डायमीटर, ये इसका डायमीटर, ठीक है। दो डबल हेलिक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो दैट डिस्टेंस इज 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। कभी कभी ये भी आ सकता है कि अगर एंगस्ट्रम में पूछ लिया जाए, एंगस्ट्रम में पूछ लिया जाए, 10 की वन माइनस 10 के पावर माइनस माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम,
अगर मैं कहूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम के हिसाब से इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है, तो कितना बताऊं? यहाँ तो 2 लिखा है नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में कितना लिखूं? 2 into 0.2 angstrom. 20 एंगस्ट्रॉम। 20 angstrom. 20 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली बच्चा हम लोग जब पढ़ते थे ना उस टाइम में नैनोमीटर में थी नहीं इसकी वैल्यू, वो एंगस्ट्रॉम में ही वैल्यू थी। तो मुझे अभी भी एंगस्ट्रॉम में ही वैल्यू याद रहती है, लेकिन फिर मैं दिमाग में रखती हूँ कि एंगस्ट्रॉम से एक डिजिट कम आ जाती है नैनोमीटर में। ठीक है, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम। ये तो हो गया इसका डायमीटर। ठीक है जी, अब लेते हैं हम डबल हेलिकल में वो टर्न कैसे लेते हैं। तो मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ बच्चा। ये बच्चा मैंने एक बना दिया डीएनए का राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये मैंने राइट हैंडेड स्ट्रक्चर बना दिया। दो, मेरा ये स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं बना है बच्चा, मेरा ये स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं बना है। क्यों नहीं परफेक्ट बना है? अरे बाप रे, अरे, क्योंकि ये बोर्ड ऊंचा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी भी चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में सारे उल्टे काम कर रही है। बच्चा ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाएगा सिंगल टर्न। ये एक टर्न मानी जाए। ठीक है, अब आप यूं कह रहे कि मैम आपने तो कहा ये पैरेलल रन कर रहा है, यहाँ पे तो ये एक दूसरे के साथ में मीट करके। नहीं बच्चा, जैसे सीढ़ी अगर ऐसे चलती है तो वो ऐसे ही चलेगी। सीढ़ी अगर ऐसे जाती है, देखने से हमें लगता है कि एक जगह पर ये इसके साथ अटैच हो गई, होती नहीं। तो एक्चुअली ये एक सिंगल टर्न, इस सिंगल टर्न का जो डिस्टेंस होता है बच्चा वो होता है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, सिंगल टर्न होता है 3.4 नैनोमीटर। अब इस सिंगल टर्न में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो बच्चे टोटल नंबर होते हैं 10। नाइट्रोजनस बेसिस, और हर नाइट्रोजनस बेस, जैसे अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि ये सपोज एक हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये नाइट्रोजनस बेस, ये ब्लू कलर का पॉइंट है नाइट्रोजनस बेस। जब ये नाइट्रोजनस बेस इसके साथ अटैच हुआ ना तो ये हेलिक्स ना थोड़ा सा कर्व हो जाए, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो कितने डिग्री का कर्व होगा? कितने डिग्री का कर्व होगा? देखो बच्चा, एक अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जिस पॉइंट से ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वापस ये इसी पॉइंट पे आया। यानी कि हमने ये सर्कल यूं चालू किया और ये वापस से यहाँ, देखो मैंने यहाँ से ये यूं चालू किया और ये वापस इधर है। यानी टोटल ये कितने डिग्री घूम गया अपने ही पॉइंट पे? 360. 360। और कितने बेस पेयर से?
10। कितने बेस पेयर्स हैं एक टर्न में? 1 टर्न इज इक्वल्स टू 10 बेस पेयर्स। इनको एक बेस पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। तो बेटा जब 10 बेस पेयर्स है ईच टर्न में, तो और मैं कह रही हूँ टोटल एक टर्न में 360 डिग्री घूम गया, तो हर बेस पेयर के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने डिग्री थोड़ा थोड़ा सा घूमना चाहिए, बता सकते हो? 36 हाँ, 36 वेरी गुड, degree. वेरी गुड बेटा दिव्या, वेरी गुड। 36 डिग्री, यानी हर नाइट्रोजनस सेंटीग्रेड नहीं भगवान, हर नाइट्रोजनस बेस पेयर, जैसे ये नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच हुआ तो उसके बाद ये जो डीएनए हेलिक्स है ना ये 36 डिग्री घूमा, फिर यहाँ पे अटैच हुआ तो ये नाइट्रोजनस बेस पेयर 36 डिग्री घूमा, ये हुआ तो 36। तो इस तरह से ये ऐसे और ऐसे जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, हर नाइट्रोजनस बेस पेयर के अटैच होने के बाद जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है वो 36 डिग्री मूव कर जाएगी, मतलब ऐसे मूव हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं रहती, ये यूं जाएगी फिर ये यूं जाएगी फिर ये यूं जाएगी। अच्छा जी, अब बात आई कि 10 बेस पेयर्स हैं, टोटल डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, और दो सक्सेसिव बेस पेयर्स जो है ना दे आर इक्वल डिस्टेंस अपार्ट, सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस अपार्ट है। तो आप बताओ दो सक्सेसिव बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए बच्चा? 0.3 to 0.4 nanometer. 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि पूरे लेंथ 10, एक टर्न की लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, उस लेंथ में 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं, तो 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं, तो ईच बेस पेयर विल बी 0.34 नैनोमीटर। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? अगर नहीं है तो प्लीज बोलो कि मैम डाउट है, जिसको डाउट है वो डाउट बोलो कि डाउट है, नहीं तो मैं मान के चलूंगी कि सबको मैम clear एक बार रिपीट कर दो। ओके। मैंने आपको ये बताया कि ये जो डीएनए का डबल हेलिकल, इसको एक सिंगल टर्न कहते हैं। इस सिंगल टर्न में की जो डिस्टेंस है वो है 3.4 नैनोमीटर, और फिर हमने बोला कि हर सिंगल टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स अपार्ट है, यानी मैं ये मान लूं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर का है और ये इनके बीच में 10 बेस पेयर्स हैं, अभी तो मैंने कितने बनाए 1 2 3 4 5 6, ये 7 बना दूं, एक बना दिया, 9 बना दिया और 10 बना दिया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 34 नैनोमीटर अपार्ट है और मैं ये कहूँ कोई भी दो नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ पे तो इक्वल डिस्टेंस नहीं दिख रहा है लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैं ये कहूंगी कि दो सक्सेसिव यानी ये नाइट्रोजनस बेस पेयर और ये नाइट्रोजनस बेस पेयर, याद रखना ये बेस पेयर्स है बेटा। देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन जब ये इसके साथ में अटैच हो गया तो अब ये टोटल बना नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर, दोनों नाइट्रोजनस बेस पेयर एक दूसरे से कितना अपार्ट होंगे? अगर टोटल लेंथ 3.4 नैनोमीटर है और उसमें 10 है तो अपन निकाल लेंगे 3.4 अपॉन 10, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.34 nanometer. It means the two successive base pairs are 0.34 nanometer apart. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो ये इसमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। फिर आता है बच्चा कि इस एंड को अगर इन्होंने कहा 5 प्राइम, तो ये एंड यहाँ से जाके ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ खुलेगा, तो ये एंड कहलाएगा
ये 5 है तो ये 3 प्राइम, और अगर ये एंड हुआ 3 प्राइम तो ये जाके यहाँ से आएगा तो ये कहलाएगा 5। ओके, अब बेटा आप देखो कि हमको इसमें गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? एक तो गड्ढा ये दिखाई दे रहा है ग्रुप, एक ग्रुप ये दिखाई दे रहा है ना। ऐसे इधर से देखें तो एक ग्रुप ये दिखाई दे रही है और एक ग्रुप ये दिखाई दे रही है। एक साइड से देखो तो एक ग्रुप बड़ी है, एक ग्रुप छोटी है। जो बड़ी ग्रुप है इसको कहा जाएगा मेजर ग्रुप, और जो छोटी ग्रुप है इसको कहा जाएगा माइनर ग्रुप। यानी सिंगल टर्म में देयर इज ऑलवेज वन मेजर ग्रुप एंड वन माइनर ग्रुप। सिंगल टर्म में हरदम क्या होती है? एक मेजर ग्रुप होती है और एक माइनर ग्रुप होती है, ठीक है। और टोटल डायमीटर का अपन ने ले लिया था कि ये यहाँ से इसका इधर से लेके ये तक का डायमीटर जो होता है वो 20 नैनोमीटर का होता है। ओ सॉरी 2, मैंने कहा ना मेरे को एंगस्ट्रम याद रहता है, 2 नैनोमीटर का होता है जो ये स्ट्रक्चर। तो ये हम लोगों का यहाँ तक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक वो आ गया है बेटा। टुमारो वी विल डू कि चारगेफ ने उसमें क्या ऐड करा वो करेंगे कि चारगेफ रूल क्या है। साथ में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर किसी जेनेटिक मटेरियल में हमको नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का नंबर दे रखा है तो हम उस जेनेटिक मटेरियल की लेंथ को कैसे निकालें या डीएनए की लेंथ को कैसे निकालें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चा।